हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जैसे कि कल बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट करेंगे। तो आज का आर्टिकल है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आर्टिकल है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। दोनों ही एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। कि जैसे सपोज करें अपन और भी पढ़े हैं कि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कुछ एक लाइनें ड्रॉ करके बताया था कि ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, जो भी है। तो ये जो लाइनें हम ड्रॉ कर रहे हैं, यही लाइनें क्या है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई तो देता नहीं अपने को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता हो तो अपन स्टडी करते समय उसको लाइनों के द्वारा हम बताते हैं। ये लाइनें इमेजिनरी होती हैं, तो इन लाइन्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं बच्चों कि एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन क्या रहेगी। तो इसकी डेफिनेशन है कि इमेजिनरी कर्व हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअल में क्या है? इमेजिनरी कर्व हैं। अब इमेजिनरी कर्व में क्या खास बात है कि ऐसे कर्व हैं कि इनके किसी भी पॉइंट्स पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, इस टाइप से टेंजेंट ड्रॉ करें हम लोग, तो ये उस पॉइंट पर जहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है उस पॉइंट पर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है ये टेंजेंट। तो ऐसे कर्व को, ऐसे इमेजिनरी कर्व को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लिखें इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन: सच टाइप ऑफ इमेजिनरी कर्व एट विच such type of imaginary curve at which tangent shows the direction of resultant electric field, at which tangent shows the direction of resultant electric field are known as electric field lines। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें कि इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि विद्युत क्षेत्र को बताने के लिए जो रेखाएं खींचते हैं उनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और इनकी क्या खास बात होती है कि जब भी हम इन रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचते हैं बच्चों, तो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो इनकी डेफिनेशन नोट करें हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, कि ऐसे काल्पनिक वक्र, ऐसे सतत काल्पनिक वक्र जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है, तब ऐसे वक्रों को, ऐसे कर्व को हम विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी एक्चुअल में क्या है कि जो बोर्ड एग्जाम हैं उनमें तो ये डायरेक्ट लिखने को आती हैं कि राइट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इनसे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे खूब बार क्वेश्चन आए हुए हैं। या तो हमें कोई चार्ज दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन सी सही हैं, तो इसमें खूब क्वेश्चन आए हुए हैं। छोटा टॉपिक है बट क्वेश्चन आते हैं इससे। तो देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल है इसी में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज, तो बच्चों प्रॉपर्टीज में हम लगभग 10-12 प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे। और जो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी है, जैसे कि जो 12th का एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए वो स्टार्टिंग की प्रॉपर्टी एग्जाम में लिखने के लिए याद भी रखनी है कि कैसे हम लिख कर आएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है देखें हम लोग। पहली प्रॉपर्टी है बच्चों द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड।
कैसे रहती हैं? पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड रहती हैं, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड। तो ये है पहली प्रॉपर्टी। ए पॉजिटिव चार्ज सपोज करें तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगी? रेडियली। रेडियली की मतलब ये परपेंडिकुलर निकलती हुई, यहाँ से रेडियस होती है ना, जैसे स्फीयर की रेडियस होती है तो परपेंडिकुलर ही होती है रेडियस, तो रेडियली आउटवर्ड इधर की तरफ, ए रेडियली आउटवर्ड किसकी वजह से? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहती हैं इनकी डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की वजह से माने हम लोग नेगेटिव चार्ज की वजह से बिल्कुल सिमिलरली हम डायग्राम बना सकते हैं कि ये कोई पॉइंट चार्ज है, हालांकि मैंने बड़ा बना दिखा रखा है, और इस टाइप से हम रेडियली इनवर्ड, रेडियली का मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ये 90 डिग्री पर रेडियली इनवर्ड ये हैं फील्ड लाइंस। कोई आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से हमने ए फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं, मतलब कि इसके आसपास और कोई चार्ज नहीं है, वरना इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये अपन ने पहली प्रॉपर्टी देखी है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ये रेडियली इनवर्ड होती हैं। हिंदी मीडियम वाले नोट कर सकते हैं कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्रिकाएँ त्रिज्यीय दिशा में बाहर की ओर, वह ऋणावेश के कारण त्रिज्यीय दिशा में अंदर की ओर होती हैं। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई। अब मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो एक बार नोट कर लें हम लोग। ये पहली प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी की चर्चा करें। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं कि जो डेफिनेशन मैंने बताई थी उसी को मैं प्रॉपर्टी में कंसीडर कर रहा हूँ। क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी है कि इन लाइंस के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, मान लो सपोज करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो मैं यहाँ पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर, जैसे मान लो मैंने ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ रहेगा उसकी डायरेक्शन को ये शो करती हैं। तो नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? दी टेंजेंट ड्रॉ ऑन दीज लाइंस इज शो दी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये पहली प्रॉपर्टी जो कि अपन ने डेफिनेशन में भी देखा था, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई कि इनके किसी पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। चलो बच्चों आगे हम तीसरी प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कि दीज लाइंस नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगी कि दीज लाइंस आर नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर, एक कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। रीजन क्या है ये मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक दूसरे को क्यों नहीं काटेंगी। तो सपोज करें एक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और एक फील्ड लाइंस ऐसे है, और इन्होंने क्या किया कि सपोज करें बाय द वे काट दिया इन्होंने इंटरसेक्ट कर दिया। तो इंटरसेक्ट करने के कारण क्या बाधा आ जाएगी यहाँ पर, किस बात की मतलब फॉलो नहीं होगा। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर एक दूसरे को काटेंगी तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बच्चों मैं यहाँ पर टेंजेंट दो टाइप से ड्रॉ कर सकता हूँ। अब इस केसेज में कैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, एक तो मैं इधर की तरफ ड्रॉ कर सकता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी, और यहाँ पर बात करें हम लोग तो इधर की तरफ ऐसे करते हुए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो लाइन डायरेक्शन हो जाएंगी। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन होगा क्या बच्चों की हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में आएंगी वो। तो इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन है? दो डायरेक्शन है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही पॉइंट पर क्या हो, दो डायरेक्शन हो, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो ये आंसर हो जाएगा इसका कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, कि इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर,
इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन इन दिस कंडीशन वी कैन ड्रॉ, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, टू टेंजेंट एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट विच शोज दी टू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है वेक्टर क्वांटिटी के लिए कि एक ही जगह पर दो दो डायरेक्शन हो। तो ये हुई अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की बात। आगे चर्चा कर रहे हैं बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। तो ये जो लाइनें हैं बच्चों, ये लाइनें इतना तो अपने को मालूम है कि पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है इनकी डायरेक्शन और नेगेटिव के अंदर की तरफ होती है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कि जो लाइनें हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, मतलब स्टार्ट होती हैं कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और ख़त्म कहाँ पर होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर जाकर ख़त्म होती हैं। तो यही हो जाएगा फोर्थ प्रॉपर्टी में हम नोट कर सकते हैं कि दीज लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दीज लाइंस आर ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, terminate on negative charge. Therefore, these lines are continuous curve. These lines are continuous curve between positive and negative charge. तो देखें बच्चों कि ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर एंड होता है इनका। तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर चली गई, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इस प्रकार से, ये हमने देखा कि इस प्रकार से ये लाइनें जा रही हैं और कहाँ पर दी एंड होंगी। और भी लाइनें बना सकते हैं हम ये इस प्रकार से। तो ये अपने को ध्यान देना है कि ये लाइनें कहाँ पर स्टार्ट होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और ये जाकर कहाँ पर मिलेंगी, जहाँ पर इनको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा वहाँ पर जाकर मिलती हैं। और ये टूटती नहीं है, कंटिन्यूस कर्व होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लाइन इस टाइप से हो और टुकड़ों में हो, नहीं, ये लाइनें कंटिन्यूस होती है। तो फिर क्या यहाँ पर ये लाइन एंड हो गई क्या, नहीं, इसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं बट ये कंटिन्यूस रहेगी। एंड होगी तो नेगेटिव चार्ज पर जाकर ये एंड होगी। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। हिंदी मीडियम में भी लिख सकते हैं हम लोग कि ये रेखाएं धनावेश से ऋणावेश पर अंत होती हैं, इसलिए ये सतत वक्र होते हैं, इसलिए ये कंटिन्यूस वक्र होते हैं बच्चों। तो ये हमने देखा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी को हमने देखा। अब आगे चर्चा करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर ही लिख दे रहा हूँ कि फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी बच्चों कि जहाँ पर इनकी जो डेंसिटी है, मान लो सपोज करें ए इस प्रकार से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में इस प्रकार से हैं, तो ये डेंसिटी जो है इनकी, डेंसिटी का मतलब पास पास, जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी पास पास ज़्यादा होंगी। तो ये डिपेंड करता है या डायरेक्टली डिपेंड होता है ई के रिजल्टेंट के बराबर, कि जहाँ पर भी ये पास पास होती हैं लाइनें, नियरर होती हैं, क्लोज होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू जहाँ पर ये दूर दूर होती हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी कि वेयर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर, डेंसर का मतलब पास पास हैं, देयर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर, एंड वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेयरर, दूर दूर हो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेस रहेगी। तो देख रहे हैं हम लोग, ए पॉइंट ए ले लिया मैंने, ए पॉइंट बी ले लिया। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, ई ए है और ए यहाँ ई बी है, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि ई ए की जो इंटेंसिटी है यहाँ पर ये ज़्यादा रहेगी किसके कंपैरिजन में, बी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है उसके कंपैरिजन में। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी की, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, दूर दूर होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम रहेगी। तो ये हमने देखा सिक्स्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी में बात करें हम लोग, तो कोई रेस्ट चार्ज जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी
क्लोज लूप नहीं बनाती हैं बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर की क्या हो जाएगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ स्टेशनरी चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ स्टेशनरी चार्ज नेवर बी फॉर्म क्लोज लूप, कि ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इस टाइप से जाएगी और लौटकर वापस इसी जगह पर आ जाएगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब ये हमेशा क्या बनाती हैं? ओपन लूप बनाती हैं, एक कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी चार्ज से लाइन निकली और लौटकर वापस से रिपेल होकर या कैसे भी करके उसी पॉइंट पर आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये 6th प्रॉपर्टी है कि दी लाइन्स नेवर बी फॉर्म क्लोज लूप, दैट इज ऑलवेज बी इन दी फॉर्म ऑफ ओपन लूप। रीजन क्या है बच्चों? ये अपन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार मैं इसका रीजन बता रहा हूँ कि ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं। क्योंकि अगर देखो सपोज करें ये प्लस चार्ज है और यहाँ से कोई लाइन इधर की तरफ गई और वापस इधर आ जाएगी, तो ऐसी कंडीशन में एक चार्ज को ले रहा हूँ, एक चार्ज को मैं ले रहा हूँ तो इधर की तरफ लेकर जा रहे हैं हम लोग। तो चार्ज को इधर की तरफ लेकर जाने में कांस्टेंट वेलोसिटी से मैं चार्ज को इधर की तरफ लेकर जा रहा हूँ, तो हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं या लेकर जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किधर की तरफ फोर्स लगा रहा है? आगे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है आगे की तरफ। तो वर्क डन कैसा होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और आगे चर्चा करें हम लोग कि ए इधर की तरफ आ जाए, तो इधर की तरफ आने पर हम क्या कहेंगे कि ए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगी? अगर ए इधर लौट कर आ रहा है तो इधर ही हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा? फिर से अगेन पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। और इसको हम ऐड करें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2W। जबकि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फील्ड होता है? कंजर्वेटिव। ये मैंने तुम्हारे को बताया था जब कंपैरिजन की थी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बच्चों इसमें होता क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स में अगर ऐसा है, ऐसा होगा तो वर्क डन 0 नहीं होगा। एक क्लोज लूप में वर्क डन 0 नहीं होगा। इट मीन्स इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा होगा नहीं। कैसा होगा? तो फिर कि ये ऐसा तो हो सकता है। किस टाइप से बच्चों देखेंगे हम लोग? ऐसा देखो, इधर की तरफ ले जाने वर्क डन कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा पॉजिटिव, तो इधर की तरफ लाने वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये ऐसा होता है, ठीक है ना, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो ये 6th प्रॉपर्टी हमने देखी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर क्लोज लूप बनाएंगी इन दैट कंडीशन ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं रहेगा, जो कि गलत है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ये 6th प्रॉपर्टी हुई। 7th नंबर की प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे हम लोग। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की 7th प्रॉपर्टी क्या है? 7th प्रॉपर्टी में बच्चों एक कोई चार्ज है, अब मतलब किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, तो ये कह सकते हैं हम लोग कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी ओरिजिनेट हो रही हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ओरिजिनेट हो रही हैं, नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट हो रही होंगी, तो उनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये डायरेक्टली इक्वल रहेगा किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि चार्ज के मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट इक्वल रहती हैं। देखें हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकल रही हैं, कम निकल रही हैं, जितनी भी हैं वो किसके डायरेक्ट इक्वल टू? उसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट इक्वल टू होती हैं चार्ज के। तो यहाँ पर देखें एक चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि सपोज करें एक कोई चार्ज है Q1, चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज ले लेता हूँ मैं Q2, इस प्रकार से बच्चों। और ये लाइनें ऐसे बता रखी हैं अपने को, ये लाइनें दो चार्ज के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो हमें ऐसे बताई जा रही हैं। इधर की तरफ ऐसे हैं, ध्यान देंगे हम लोग। एक चाहे इसको क्वेश्चन की फॉर्म में भी ले सकते थे हम लोग कि दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज Q1 एंड
Q2 और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम है वो इस प्रकार से हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, अब अपने को सबसे पहले तो बतानी है इनकी नेचर कि Q1 Q2 में से कौन पॉजिटिव रहेगा और कौन नेगेटिव रहेगा। तो ये बिल्कुल ऑब्वियसली सिंपल सा है बताना कि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि Q1 से लाइनें बाहर निकल रही हैं, Q1 से लाइनें आउटवर्ड हैं। तो बच्चों आउटवर्ड हैं तो ये Q1 की नेचर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है। और Q2 पर लाइनें आकर मिल रही हैं, Q2 पर लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं, इट मीन्स इसकी नेचर क्या है, इसकी नेचर है नेगेटिव। अब बात कर रहे हैं कि इनकी रेशियो फाइंड करना चाहें, तो रेशियो फाइंड करना चाहें कि Q1 अपॉन Q2 कितना होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन सबसे पहले तो हम इनका मैग्नीट्यूड का रेशियो ले लेते हैं, Q1 अपॉन मॉड ऑफ Q2। ठीक है बच्चों, तो हमें मालूम है यार कि इनका मैग्नीट्यूड का रेशियो बताना है और वो भी किसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम दे रखा है। तो उनमें क्या रिलेशन होता है कि हमें मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये किसकी डायरेक्ट इक्वल टू होती हैं, मैग्नीट्यूड के। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि इससे कितनी लाइनें ओरिजिनेट हो रही हैं, कितनी लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, इससे देखें हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार मैं दोबारा से काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11। तो इसके से कितनी लाइनें गुजर रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं 11। और यहाँ पर कितनी लाइनें मिल रही हैं वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें। ठीक है बच्चों, तो ए इनका रेशियो आ गया है। हाँ, ए इस पर आकर मिल रही हैं लाइनें, इसलिए इसकी नेगेटिव नेचर रहेगी। तो मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बट इसमें क्या है कि Q2 नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं इनका जो रेशियो आएगा वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपन को अगर कोई डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम की हेल्प से इस टाइप का कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अपने को सीधा स्ट्राइक यही होना चाहिए कि क्या रिलेशन होता है कि उनको काउंट कर लें हम लोग। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो किसकी डायरेक्ट इक्वल टू होती है, चार्ज के मैग्नीट्यूड की डायरेक्ट इक्वल टू होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा करें हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसी से मिलती जुलती है बच्चों। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक बार अपन देखेंगे कि कौन से नंबर की प्रॉपर्टी चल रही है। ये मैंने रब कर दिया था पॉइंट, शायद तक ये 6th नंबर की प्रॉपर्टी चल रही है। तो नेक्स्ट देखें 7th नंबर की प्रॉपर्टी, 7th नंबर की प्रॉपर्टी थी शायद तक ये। नेक्स्ट जो भी है 8th नंबर की है, तो 8th नंबर पर देख लें हम लोग। क्या है कि दो चार्ज के बीच में ये जो लाइनें बनती हैं बच्चों, वो दोनों चार्ज को मिलाने वाली, दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन होती है उसकी सिमेट्रिक होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक टू दी लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेज। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन की सिमेट्रिक होती है। सिमेट्रिक का मतलब ये हो गया बच्चों की जितनी लाइनें ऊपर रहेंगी उतनी लाइनें कैसी रहेंगी, नीचे की ओर रहेंगी। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक। कैसी रहेंगी, सिमेट्रिक रहेंगी, सिमेट्रिक टू द लाइन जॉइनिंग बोथ चार्जेज। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हुए इस टाइप से जितनी भी लाइनें बनाएंगे वो सिमेट्रिक रहेंगी। इधर की तरफ देखें हम लोग तो इधर की तरफ भी बना सकते हैं। और ये हमें मालूम चल रहा है कि यहाँ पर जो है इनकी जो नेचर है वो अपोजिट रहेगी। बट जितनी लाइनें इस लाइन के अपर साइड हैं उतनी लाइनें लोअर साइड रहेंगी। तो ये देखिए अपन ने नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, अब आगे हम चर्चा करते हैं 8वें नंबर की प्रॉपर्टी के बाद 9th नंबर की प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहेगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दीज लाइन्स never be passes through
नेवर बी पासेज थ्रू दी कंडक्टर, मतलब ये किसी भी कंडक्टर के अंदर से होकर नहीं जाती हैं बच्चों। ये लाइनें किसी भी कंडक्टर के अंदर से होकर नहीं जाएंगी, कि ये रेखाएं कभी भी चालक या मेटल के अंदर से होकर पास नहीं होती हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। और देख रहे हैं कि कैसे, क्या मैं तुम्हारे को समझा सकता हूँ डायग्राम के द्वारा, कि सपोज करें मेटेलिक प्लेट है और इसको हमने रख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे करते हुए इनको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख रखा है। तो ये लाइनें जो हैं, अगर ये मेटल है, एक मेटल की प्लेट है या कंडक्टर है, तो ये लाइनें इसको अंदर से होते हुए पास नहीं करेंगी। इस टाइप से, इस टाइप की कंडीशन इसमें रहेगी, ये अंदर से होकर नहीं होंगी। इसका पीछे का रीज़न क्या है कि ये जो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो एक अपन ने देखा था कि जहाँ पर लाइनें पास पास होती हैं वहाँ पर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एक भी लाइन पास नहीं होगी, क्योंकि ई की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर 0 है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी हुई कि ये लाइनें कभी भी कंडक्टर के अंदर से होकर पास नहीं होती हैं, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये कैसे पास होती हैं, फिर क्या मेटेलिक प्लेट आ जाती है तो ऐसे जाती हैं, फिर इस टाइप से जाएंगी, क्या इसको लांग कर जाती हैं, जंप करके जाती हैं, कैसे जाती हैं। तो इसका पीछे का लॉजिक रहेगा कि जब भी हम किसी कंडक्टिंग प्लेट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगता है बच्चों, फोर्स लगता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है, उसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मूव करके इधर की तरफ आ जाएंगे, और इधर की तरफ आएंगे तो इधर की तरफ का जो पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब रिजल्टेंट रूप से चार्ज 0 ही है अभी भी, बट ऐसे इसमें इंड्यूस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो लाइनें हैं वो यहाँ पर टर्मिनेट हो गई नेगेटिव चार्ज से, और फिर अगेन ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो जाएंगी, बट अंदर से होकर नहीं जाएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज वी टर्मिनेट और ओरिजिनेट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टिंग सरफेस। मतलब अगर ये कोई कंडक्टिंग सरफेस है और ये पॉजिटिव चार्ज है अगर ये, तो ये ऑलवेज परपेंडिकुलर ही मिलती है, और परपेंडिकुलर ही क्या होती है बच्चों, ओरिजिनेट होती है। ऐसे करते हुए ये इसकी एक और प्रॉपर्टी हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर ही उससे ओरिजिनेट होती है, बाहर निकलती है। अगर नेगेटिव चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज है तो ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर ही ये क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी। तो ये हमने देखा इस प्रकार से। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, और भी प्रॉपर्टी हैं देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अभी तो जो बताया है ये कभी भी कंडक्टिंग या मेटल से अंदर से पास नहीं होंगी, और ये लाइनें हमेशा कंडक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती हैं, परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होती हैं। और इसके पीछे का रीजन क्या है बच्चों, इसके पीछे का रीजन है कि जो भी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस होते हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं, और इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। और देखें हम लोग आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, कि दो अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, तो ये लाइनें इस टाइप से निकलती हैं। ठीक है, अगर ऐसे निकलेंगी, मान लो सपोज करें ये लाइन यहाँ से निकली है रेडियली आउटवर्ड, लाइन ए निकली है, एक लाइन मान लो सपोज करें यहाँ से निकली है रेडियली आउटवर्ड, और ये लाइनें अगर ऐसे आगे चलती गई, ये लाइनें आगे चलती गई तो ये तो इंटरसेक्ट कर देंगी एक दूसरे को। यहाँ पर ये लाइनों का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो बट ऐसा होगा नहीं, ये लाइनें क्या करेंगी कि इंटरसेक्ट ना हो, इसके लिए ये एक दूसरे से दूर हट जाएंगी। जैसे ही इधर की तरफ आएंगी एक दूसरे से दूर हट जाएंगी, तो इनके दो सेम नेचर के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी बच्चों, ये एक दूसरे से दूर हटी हुई प्रतीत होती हैं, ऐसे नज़र आती हैं, इस टाइप से दिखाई देती हैं ऐसे करते हुए। तो ये क्या बता रहा है, ये जिस टाइप से ये एक दूसरे को रिपेल कर दूर हट रही हैं, ये इनके बीच में रिपल्सन को शो करता है।
ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें एक दूसरे को किसको शो करती हैं? रिपल्सन को, कि इनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों? रिपल्सन हो रहा है, ये इस बात को बताती हैं। तो सेम नेचर के जो दो चार्ज हैं उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से हटी हुई प्रतीत होती हैं, जो कि इनके बीच में रिपल्सन फोर्स को शो करती हैं। तो एक प्रॉपर्टी ए भी हो जाएगी। और अपोजिट नेचर के चार्ज में क्या होती है? ये तो अपन ने और भी डायग्राम में बना रखी है कि खिंची हुई स्ट्रिंग की जैसी बातें प्रतीत होती हैं, जो कि उनके बीच में अट्रैक्शन को शो करती हैं। अपोजिट चार्ज की जब नेचर की चार्ज होते हैं ना, तब ये है सेम नेचर की चार्ज। हाँ, अगर ये नेगेटिव चार्ज होती है, इन दैट कंडीशन डायग्राम इसी टाइप का बनता है, बस जो एरो है वो डाउनवर्ड, एरो का डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और देख रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है बच्चों, कि जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर और पैरेलल होती हैं, ऐसे करते हुए कि ऐसा रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं बच्चों? पैरेलल हैं और बराबर बराबर डिस्टेंस पर हैं। तो ये लाइनें किसको शो कर रही हैं? ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल डिस्टेंस पर हैं, मतलब कि उस रीजन में, जिस रीजन की हम बात कर रहे हैं, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये इनका गैप क्या है? सेम है। तो आगे बढ़ने पर या इधर उधर जाने पर इनका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी तो कांस्टेंट ही होगी ना इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी। तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, और चूंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड सेम हो गया। तो ऐसे फील्ड को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो लाइनें रहेंगी वो कैसी रहेंगी? पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगी। और अदरवाइज और कोई सी लाइनें हैं तो हम कहेंगे वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ऐसा है कोई रीजन कि इस टाइप से हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे बच्चों? कि क्या ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो हम क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन तो सेम है, क्योंकि ये लाइनें कैसे हैं? पैरेलल हैं, बट इनकी बीच की जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये बराबर नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये फील्ड कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी की चर्चा की है। हाँ स्टूडेंट, तो अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन पर चर्चा की, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ की चर्चा की, और ये भी बताया कि यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो अपन को किन किन बातों का ध्यान रखना है। जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अपने को ऑलरेडी ऑप्शन में क्या होते हैं बच्चों? डायग्राम बने आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं IIT मेंस में या IIT के एग्जाम में, इससे लगभग 5-6 बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि डायग्राम ऑलरेडी बना आता है, अपने को करेक्ट डायग्राम चूज करके और करेक्ट ऑप्शन का आंसर देना है। तो होता क्या है, ऐसी कंडीशन में जो भी प्रॉपर्टी है उन सब का अपने को ध्यान रखना होता है। तो कुछ एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं कैसे। ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई कंडक्टिंग स्फीयर रखा हुआ है बच्चों। एक कोई कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है, जिसको कि ऐसे करते हुए एक कंडक्टिंग स्फीयर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अपने को दी जा रही हैं। पहली लाइन तो ऐसे बनी आई थी उस पेपर में कि एक लाइन तो ए है, दूसरी लाइन कैसी है बच्चों? एक दूसरी लाइन ऐसे है, डायरेक्ट आर पार इस टाइप से निकल गई है, और तीसरी लाइन थी इस टाइप से कि इस टाइप से, और चौथा ऑप्शन था, एक लाइन थी इस टाइप से। और ऐसे सपोज करें ए लाइन को मैं नाम दे रहा हूँ A, B, C एंड D। तो ऑप्शन है कि इनमें से अपने को करेक्ट कौन सी जो लाइन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है, ये हमें आंसर देना है। A, B, C, D में से हमें बताना है कि इनमें से आउट ऑफ 4 जो लाइन है हमें नज़र आ रही हैं, ये क्या है? एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों। और इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है,
करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है, तो ये अपन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन की चर्चा करते हैं। फर्स्ट लाइन जो ए नंबर की लाइन है, क्या ये पॉसिबल है क्या? तो हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती हैं। तो अंदर से पास नहीं होती तो क्या इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है क्या? बिल्कुल फॉलो कर रही है। मतलब ये लाइन अंदर से होकर पास नहीं हो रही है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि ये जो लाइन है क्या ये परपेंडिकुलर भी है क्या? तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो उस टेंजेंट से यहाँ पर बच्चों ए एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा है। ए एंगल 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, इट मीन्स ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो नहीं कर रही है। इसी प्रकार से हम इसको चेक करें तो ये जो लाइन है ये डायरेक्ट कंडक्टर के अंदर से होते हुए पास हो रही है, तो ए भी पॉसिबल नहीं है, ए भी पॉसिबल नहीं है। इस लाइन की बात करें कि ये लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ पर टर्मिनेट हो गई और यहाँ पर मैं अगर तो ये अंदर से होकर पास नहीं हो रही, तो एक प्रॉपर्टी को तो ये फॉलो कर रही है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या परपेंडिकुलर भी है क्या? तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ इस सरफेस पर, तो ये एंगल जहाँ पर ये लाइन टर्मिनेट हो रही है ये एंगल 90 डिग्री है। मतलब ये लाइन अंदर से होकर भी पास नहीं हो रही है कंडक्टर के और परपेंडिकुलर भी है। मतलब ये लाइन बिल्कुल सही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है। तो एस टाइप के क्वेश्चन जो है वो अपने को आने चाहिए। फिर आगे एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। ए लाइन परपेंडिकुलर नहीं है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ए है, देखेंगे हम लोग कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है बच्चों Q2। अच्छा क्वेश्चन है, एकदम एक्सीलेंट क्वेश्चन है। देखना अब पोज करके तुम ही बताना कि सही आया कि गलत आया, आंसर तुम्हारा कैसा क्या आया। और ये इस टाइप से बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ऐसे बना रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो चार्ज के बीच में कुछ इस टाइप से दी है अपने को। इस टाइप का है ये डायग्राम कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है दो चार्ज के बीच में इस प्रकार से दी जा रही है। बस इतना सा ही इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है गिवन, बस इतना सा इन्फॉर्मेशन गिवन है। और ये तो पता है अपने को, डायग्राम से पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव रहेगा और ये कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ऑप्शन ए है। इस डायग्राम को देखते हुए हमें ये बताना है, पहला ऑप्शन तो है कि Q1 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन है Q2 के मैग्नीट्यूड से। बी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों Q1 का मोड लेस देन है Q2 के मोड से। नेक्स्ट ऑप्शन हो जाएगा Q1 का मैग्नीट्यूड इक्वल है Q2 के मैग्नीट्यूड से। और डी ऑप्शन कह सकते हैं हम लोग कोई नन ऑफ दीज मान लो, ठीक है बच्चों, नन ऑफ दीज पूरा लिख दे रहा हूं, नन ऑफ दीज। तो देख रहे हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमने एक बात देखी थी कि एक प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कि सिमेट्रिक होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों सिमेट्रिक होती हैं तो जितनी लाइनें यहाँ से ओरिजिनेट होंगी उतनी लाइनें यहाँ पर टर्मिनेट हो रही हैं इसके बीच की, और जितनी लाइनें ऊपर है उतनी लाइनें नीचे हैं। मतलब इसके जस्ट सिमेट्रिक डायग्राम में नीचे और बना दे रहा हूँ। तो जस्ट सिमेट्रिक डायग्राम में नीचे की तरफ बना रहा हूँ। सपोज करें फॉर एग्जांपल ये एंगल कितना है जो भी है 30 डिग्री 20 डिग्री 60 डिग्री, तो मैं इसको एल पर ले लेता हूँ या थीटा ले लेता हूँ। चलो थीटा 1 है, ये एंगल कितना है, थीटा 1 है। तो इतना ही एंगल मैं इधर की तरफ बना ले रहा हूँ। ऐसा एंगल ए भी सिमेट्री से हो गया, थीटा 1 है, ठीक है। तो ए इस टाइप से एंगल है और ये ऐसे लाइनें मिलेंगी। और ये क्या है, ए एंगल है थीटा 2। ये एंगल कितना है, थीटा 2। तो बच्चों क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कि एक बात तो हमें बात पता चल गई कि थीटा 1 ग्रेटर देन है किससे, थीटा 2 से, ठीक है। हाँ, अब इतने रीजन में जो लाइनें निकलेंगी, जितनी भी लाइनें यहाँ से निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से, वो पूरी की पूरी लाइनें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी। सपोज करें ये जो एंगल है ये 120 का मान लो, फॉर एग्जांपल के लिए क्या मान लूँ मैं, और 120 का है। ये एंगल स्टूडेंट कितना है, 120 का एंगल है, और 120 का एंगल है, और इसमें से 120 डिग्री का एंगल, और इसमें से सपोज करें हम लोग 1000 लाइनें पास हो रही हैं। कितनी लाइनें पास हो रही हैं, 1000 लाइनें इस इतने से एंगल से पास हो रही है। मतलब इसको मैंने थीटा को 60 डिग्री कंसीडर कर लिया, तो ये 120 हो गया। और 120 में से फॉर एग्जांपल समझाने के लिए स्टूडेंट को क्या बताया जा रहा है कि 1000 लाइनें यहाँ से निकल रही हैं,
और इसको मैं मान ले रहा हूँ 45 डिग्री का है। ये कितना है 45। तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री का जो एंगल है उसमें से कितनी लाइनें जा रही हैं, पूरी की पूरी लाइनें जो 1000 की 1000 लाइनें वो यहाँ पर 90 डिग्री में आ रही हैं। तो बच्चों सोचो ज़रा कि अगर ये पूरी लाइनों की हम बात करें कि इससे कितनी लाइनें निकल रही होंगी, तो क्या बता सकते हो तुम लोग? बिल्कुल बता सकते हैं। 120 डिग्री में से लाइनें 1000 निकल रही हैं, तो 360 जो एंगल है वो कितना है, 360 में से कितनी निकल रही होंगी, 3000। क्लियर हो गई ये बात? इसमें से कितनी लाइनें निकलेंगी, 3000। और यहाँ पर कितनी लाइनें टर्मिनेट हो रही है वो भी देख लेते हैं कि 90 डिग्री में से कितनी है बच्चों, 1000। तो 360 में से कितनी निकलेंगी, 4 टाइम्स, मतलब 4000। तो ऑब्वियसली हमें मालूम चल गया कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा हुआ बच्चों, Q2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हुआ। तो सेकेंड आंसर अपना सही आंसर है। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा कि हमें एक बात पता होनी चाहिए कि ये सीमेट्रिक होती है, जितनी लाइनें ऊपर उतनी लाइनें नीचे। अब ये एंगल, जितने एंगल में से ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, मतलब यहाँ से लाइनें जो भी निकल रही है वो बहुत कम एंगल में आ रही हैं। इसका मतलब हुआ यहाँ पर तो बहुत सारी लाइनें आ रही होंगी, इससे ज़्यादा, मोर देन Q1 चार्ज। तो ये हमने देखा कि कौन सा आंसर सही निकलेगा, इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये IIT में आया हुआ है, IIT 2010 में आया हुआ है। मोर देन 1 वाला क्वेश्चन था ये। उस समय एक ही पेपर हुआ करता था IIT का, मतलब ऐसा नहीं था कि IIT मेंस अलग है और एडवांस अलग है, जो भी पेपर होता था वो 1 डे में ही कंप्लीट हो जाता था। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कौन सा क्वेश्चन था कि इस टाइप का कोई डायग्राम बनाया था। ये तो हो गया Q1 और यहाँ पर है Q2। हाँ बच्चों, ये डायग्राम बनाया था तो इसमें ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 लेस देन Q2। 2 ऑप्शन तो ये थे। और एक था बच्चों ऑप्शन कि E की वैल्यू कहाँ पर 0 होगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो 0 रहेगी वो कहाँ पर रहेगी। इस टाइप का कोई क्वेश्चन था कि एक तो था मैग्नीट्यूड को चेक करना था और एक बताना था हमें E की वैल्यू कहाँ पर 0 होगी, मतलब इधर की तरफ 0 होगी, इसके राइट में 0 होगी या फिर इसके लेफ्ट में 0 होगी। ये हमें बताना था। ये 2 ऑप्शन हो जाएंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ Q2 और लेफ्ट साइड ऑफ Q1। तो ये हमें देखना है। तो बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन करनी नहीं है अपने को। सबसे पहले तो हम बात करें मैग्नीट्यूड की, कि इनकी मैग्नीट्यूड की चर्चा करें तो क्या है कि मैग्नीट्यूड जिससे भी ज़्यादा लाइनें या तो निकल रही होंगी या टर्मिनेट हो रही होंगी उसका मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा। तो मैं यहाँ पर Q1 की चर्चा करूँ तो ये कितनी लाइनें यहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है, तो यहाँ से इतनी लाइनें निकल रही हैं। और यहाँ पर देखेंगे कितनी लाइनें टर्मिनेट हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से लाइनें ज़्यादा निकल रही हैं। जो कि डायग्राम दिया उसमें 9 लाइनें यहाँ से निकल रही हैं और 7 लाइनें यहाँ पर मिल रही हैं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ बच्चों, बड़ा हुआ। तो एक तो ऑप्शन नंबर 1 कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ई की बात करें कि ई किधर की तरफ 0 होगा, तो ये अपन ने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पढ़ा था, तब मैंने कहीं ऐसा तुम्हारे को नोट लिखाया था कि जब भी 2 चार्ज डिफरेंट मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन उधर की तरफ बनती है, दोनों चार्ज के बाहर उधर की तरफ बनती है जिधर का चार्ज क्या होता है बच्चों, छोटा होता है। तो कहने का मतलब इधर ई की वैल्यू कहाँ पर 0 होगी कि छोटा चार्ज कौन सा हुआ इनमें से, छोटा चार्ज Q2 हुआ, तो Q2 की तरफ बनेगी, मतलब दोनों चार्ज के बाहर Q2 की तरफ बनेगी। तो इसकी जो E की वैल्यू 0 रहेगी वो किधर की तरफ 0 रहेगी, इधर की तरफ 0 रहेगी। तो ये अपन ने देखा इसका आंसर कि मैग्नीट्यूड बताना हो तो इनको हम काउंट कर लेंगे और बाकी का इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज जो पढ़ा था उसका कंसेप्ट भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये कंप्लीट हुआ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
या तुम लोग और भी क्वेश्चन करते हो, और तो अपने को ये जो प्रॉपर्टी हैं वो अगर हमें बहुत अच्छी तरह से पता है तो उन्हीं को फॉलो करते हुए हमें आंसर देना है। अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो बच्चों ये खूब लेंथी आर्टिकल है, इसको खूब पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, सबसे पहले तो ये चर्चा करेंगे और बाकी की बातें इससे रिलेटेड देखें। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे कि तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये शायद तक केमिस्ट्री में भी आता है। तो क्या चर्चा कर रहे हैं हम लोग कि इसमें दो चार्ज होते हैं, ऐसा सिस्टम, दो चार्ज का ऐसा सिस्टम बच्चों जिनका मैग्नीट्यूड तो कैसा हो, सेम हो। मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर इसकी वैल्यू q है तो इसकी वैल्यू कितनी है, q है। तो इनका मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, अपोजिट नेचर के दो चार्ज हैं और स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों। दोनों के दोनों जो चार्ज हैं बच्चों स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, तो ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। तो लिखेंगे व्हेन दी टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, व्हेन दी टू चार्ज, पॉइंट चार्ज कह सकते हैं या कैसा भी चार्ज हो सकता है, कि व्हेन दी टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑफ अपोजिट नेचर are kept at very small distance, then such system of charge is known as electric dipole। तब ऐसे सिस्टम को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में इन तीन बातों का होना जरूरी है बच्चों। कौन कौन सी, कि जो भी चार्ज हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उनकी नेचर अपोजिट होनी चाहिए, उनकी बीच की डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने देखा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नोट कर सकते हैं कि यदि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, यदि दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तब इस प्रकार के निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट आर्टिकल है इसी से रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम है जिसको कि हम P से डोट करेंगे, कैपिटल P से डोट करेंगे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने का ये क्या होता है, एक मेजर करने के लिए एक मापदंड कह सकते हैं कि मेजरमेंट कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ को हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो किसकी फॉर्म में, किसकी टर्म्स में हम इसको मेजर करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैथमेटिकली क्या होता है बच्चों, कि ये तो हमें मालूम है कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो हमें कह सकते हैं कि दोनों चार्ज में से एक का किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लें और उनकी बीच की डिस्टेंस ले लें, तो ये जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कि दोनों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण व उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आघूर्ण।
ठीक है बच्चों, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो पी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा q इंटू 2a। इस प्रकार से q इंटू 2a, और ये जो a है वो इधर की तरफ हम लेंगे a की डायरेक्शन, तो इस प्रकार से। हाँ, अभी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है स्टूडेंट, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन के लिए हमें याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन होती है -q2 + q। तो ये इसकी डायरेक्शन हमें याद रखनी है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, इसका फॉर्मूला, डायरेक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो बच्चों यूनिट क्या होती है, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग कि इसकी जो SI यूनिट है ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, सॉरी कूलाम इंटू मीटर। चार्ज की यूनिट कूलाम और ये डिस्टेंस है तो उसकी क्या हो जाएगी मीटर, कूलाम इंटू मीटर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पर लिख देते हैं कि P का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों। तो ये चार्ज का हमने याद कर रखा है, क्या होता है A1 T1, और ये क्या है डिस्टेंस है तो ये L1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से डायमेंशन फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं। अब हम इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करने से रिलेटेड छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक मॉलिक्यूल है, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किससे, डाइपोल से बने होते हैं। तो डाइपोल एक मॉलिक्यूल्स है HCl, ये हम इससे फेमिलियर हैं, HCl, ठीक है बच्चों। तो HCl किस किस से मिलकर बना होता है, H आयन और Cl माइनस आयन से बना होता है। तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है कि द डिस्टेंस बिटवीन H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन इन HCl मॉलिक्यूल इज 1.28 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 1.28 एंगस्ट्रॉम। देन फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल, मतलब HCl का हमें डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो HCl का डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो चार्ज हैं उन पर, जो आयन्स हैं उन पर चार्ज कितना है। तो एक पर तो है प्लस का E और एक पर है बच्चों माइनस का E। तो P इक्वल टू कितना हुआ, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। ये 2A क्या है, डिस्टेंस होती है उनके बीच की, जो कि अपने कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्योंकि इस पर एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला गया है तो प्लस का E चार्ज रहेगा। और डिस्टेंस अपने को दे रखी है 1.28 इंटू एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लगा देंगे, 10⁻⁻10, और इसकी यूनिट लगा देंगे हम लोग कूलाम इंटू मीटर। तो ये है इसका आंसर। बाकी का स्टूडेंट सॉल्व करते रहेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करना है, कर लेना आप लोग। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें। तो अपने को एक सिस्टम का चार्ज का सिस्टम ऐसे दे रखा है कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पर भी बच्चों सेम डिस्टेंस पर, यहाँ के कोऑर्डिनेट भी दिए जा सकते हैं और डायरेक्ट डिस्टेंस भी दी जा सकती है कि A यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो A है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो A है, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q, और ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है -2Q, माइनस का 2Q। तो हमें इसका, इस सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा ये हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर देखें हम लोग कि क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अगर अपन ऐसे सोचेंगे यहाँ पर ये चार्ज तो है इतना और ये चार्ज है इतना, तो ये तो इक्वल तो है ही नहीं मैग्नीट्यूड में, तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा इसमें। ऐसे सोचेंगे इसमें कितने डाइपोल यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कितना हो जाएगा कि इस -2Q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -2Q चार्ज इसके साथ ले लें तो एक डाइपोल तो ये बन जाएगा, क्लियर। और एक डाइपोल इसके साथ ले लें तो एक डाइपोल ये बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन रहे हैं। अब दो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है उनका मोमेंट किधर की तरफ है,
ए हम चेक कर लेते हैं। तो मोमेंट की डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो एक P1 किधर की तरफ हो जाएगा, माइनस नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा P1 वेक्टर इक्वल्स टू या P1 इक्वल्स टू Q इंटू 2a। 2a का मतलब उनके बीच की डिस्टेंस। अब बच्चों अपने डिस्टेंस ही ए से दे रखी है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए लिख देंगे। ठीक है, इसका देखें हम लोग कि इसका मोमेंट किधर की तरफ रहेगा, तो माइनस से प्लस की तरफ। इसका मोमेंट रहेगा P2 वेक्टर इधर की तरफ, और ये हो जाएगा Q इंटू ए का मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है 2a से डिनोट करते तो 2a लिखते, बट यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है ए से डिनोट कर रखा है तो ए लिख दिया। तो ये दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आए। अब चूंकि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो उनका वेक्टर सम करेंगे हम लोग कि एक वेक्टर तो इधर की तरफ है कितना, Q इंटू 2a, Q इंटू ए, और एक है इधर की तरफ Q इंटू ए। अब अगर अपने को ऐसा दिया होता है आई कैप जे कैप में, जब तो अपन डायरेक्ट लिख देते Q ए आई कैप प्लस Q ए जे कैप, बट इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेरी सिंपल कि इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब दो इक्वल वेक्टर होते हैं तो कितना उनका रिजल्टेंट आ जाता है, √2 टाइम्स। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा Q इंटू ए। ठीक है बच्चों, ए इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हम और भी प्रॉब्लम करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट, बाकी की चर्चा कल करते हैं। थैंक यू।